नमस्कार, जन टीवी नेशनल में आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। वन शिक्षा विभाग में चयनित और सहायक लेखाकारों को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। छब्बीस फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह का होगा अभिभाषण। अब तक विधायकों से 250 से ज्यादा मिले प्रश्न। हरिद्वार सीट कांग्रेस के लिए बनी हॉट सीट। पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे ने ठोकी दावेदारी, तो हरक सिंह रावत भी लड़ना चाहते हैं चुनाव। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की जाहिर की इच्छा। डोईवाला में जंगली हाथियों का कहर, खेत में जमकर मचाया उत्पात, फसलों को किया तहस नहस। किसानों ने की इलेक्ट्रो फेंसिंग लाइट लगाने की मांग। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में गिरी बर्फ, निचले इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई जगह भारी बर्फबारी की आशंका। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे देहरादून, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। उतारेंगे इस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत सारी आसानी होंगी। और आज से अब उत्तराखंड शासन प्रशासन इसके आप सब लोग आज से एक अंग बनने जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरी मेहनत से, पूरी निपुणता से, लगन से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का प्रयास है कि त्वरित रूप से विभागों में जितने भी, जैसे अभी सुबोध भाई ने बताया यहां से माननीय मंत्री जी ने, कि जितने भी जो पद हैं, जो हमारा राज्य के अंदर जितने विभाग हैं, उन विभागों पर सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए और उन सभी पदों को भरा जाए। और इसी का ये परिणाम है कि लगातार इस प्रकार की भर्तियां हो रही हैं। और आपसे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार के नियुक्ति के हो चुके हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी होनहार नौजवानों को ऐसे अवसर मिले हैं। और मैं समझ सकता हूं, जो आर.के. सुधांशु जी जब कह रहे थे, तो आपके लिए जीवन में आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है आज के दिन में कि आप लोग जिस प्रकार की आज आपको अनुभूति हो रही होगी, जैसा अनुभव हो रहा होगा, जैसा महसूस हो रहा होगा, कि अपने आप में एक आज विशिष्ट अनुभव आपको हो रहा है। और ये हमारा भी प्रयास रहा है कि प्रदेश के अंदर जो होनहार नौजवान हैं, होनहार हमारे युवा प्रतिभागी हैं, उन सभी को इस विशेष अनुभूति प्राप्त हो, उन सभी को ऐसा अवसर मिले, उनको सेवा का अवसर मिले। जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो सभी आगे आए। और इसीलिए हमने ये अभियान चलाकर लगातार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ परेशानियां भी आई, कुछ कठिनाइयां भी आई और चुनौतियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं, भर्ती का जो कैलेंडर है, उसको प्रभावित नहीं होने दिया और लगातार भर्तियां की हैं। चाहे वो सरकारी भर्तियां सभी विभागों में जो। तो देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वन विभाग उत्तराखंड में चयनित वन आरक्षियों, सहायक लेखाकारों, तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखंड में चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने पर ध्यान है।
उत्तराखंड के वित्तीय एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक देहरादून में बजट आहूत होने की जानकारी दी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुरमीत की तरफ से विधानसभा को अभिभाषण देने की बात कही जा रही है, जिसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। इसमें विधानसभा का एजेंडा सेट करके बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार आम बजट कब पेश करेगी, ये कार्य मंत्रणा में तय किया जाएगा। अब तक विधायकों से 250 से ज्यादा प्रश्न मिले हैं। संबंधित विभागों के माध्यम से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने इस बार बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है। संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए है। इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सकें। और निश्चित रूप से अनेकों चीज़ों पे हम लोग उसमें फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने ये जानकारी दी और बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिन में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हर लाभार्थी के पास जाकर प्रधानमंत्री की ओर से प्रणाम कहा जाएगा और केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाले लाभ के भाव से लाभार्थियों के बीच जाया जाएगा। आगामी जो 100 दिन है, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा। और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिससे लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं पर भाजपा का फोकस रहेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाए, इस पर पूरी तरह फोकस रहेगा। नया मतदाता है, स्टेट में हो या देश के हो, उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए कार्यक्रम, उनके साथ संवाद, उनके साथ कम्युनिकेशन, हमारी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स नए मतदाताओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसका जो है कंसेप्ट है, उसको लेके उनसे लगातार जो है बातचीत करना, अपने कार्यक्रमों में लाना, ये फोकस है। और निश्चित रूप में नया मतदाता जो है वो चुनाव को एक दिशा देता है, वो बड़ा ही ये कह लीजिए टर्निंग पॉइंट नया मतदाता। चंपावत जिले के लोहाघाट डाइट में क्षेत्र के उद्योगों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग चंपावत के द्वारा 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया गया। आज डीएम चंपावत नवनीत पांडे की तरफ से कैंप का शुभारंभ किया गया। डीएम पांडे ने कैंप में उपस्थित क्षेत्र के उद्यमियों और छात्र छात्राओं से इस कैंप का फायदा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कैंप में आए मास्टर ट्रेनर द्वारा उद्योगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी। जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक दीपक मुरारी ने बताया कि उद्योग विभाग के द्वारा जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योगों में तैयार माल की मार्केटिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। डाइट लोहाघाट में ये 2 दिवसीय कार्यशाला वर्कशॉप जो है उसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। जो इस प्रोग्राम का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जैसे किसी आदमी के दिमाग में कोई विचार है कि वो इस क्षेत्र में अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, शुरू करना चाहता है। अब कई बार क्या होता है कि विचार तो होता है, कुछ स्तर पे अध्ययन भी होता है, लेकिन उसको आइडिया नहीं आता कि कैसे वो उसको विकसित करे, उसको एक पूरे बिजनेस मॉडल के रूप में कैसे डेवलप करे। तो ये जो बूटअप कैंप है ये उन्हीं लोगों को
फोकस करके बनाया गया है। तो सिर्फ एक मार्केटिंग करना और उनको अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत थी, तो हम उनको समय समय पर ट्रेनिंग दे करके डिज़ाइन बनवाते हैं और उसकी हमारे उद्योग विभाग से हमको काफ़ी मदद मिली है। इन 2 दिवस में हम उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर मुझे अपना बिजनेस एक सुचारू रूप से बनाना है और उसे ले जाकर किसी को दिखाना है, किसी को बताना है कि सर मुझे ये सहयोग चाहिए, तो कैसे मैं अपने लिए सहयोग मांगूं, वो हम उन बच्चों को इसमें सिखाना चाहते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के रामनगर देघाट स्टेट हाईवे पर जालीखान के पास सड़क किनारे चल रहे खनन कार्य को प्रशासन ने रुकवा दिया। सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा था। निर्माण की जिम्मेदारी एक ठेकेदार को दी गई। ठेकेदार की ओर से सड़क किनारे की चट्टान को तोड़कर पत्थर निकाला जा रहा था। इससे चट्टान कमजोर पड़ गई थी और इससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया था। आरोप है कि ठेकेदारों को खुलेआम पत्थर निकालने की छूट दी गई है। अगर जो है किसान अपनी उपज सब्जी मंडी में लेकर आता है, चाहे फल है, सब्जी है या अन्न है, और उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट की भी एक लिमिट होती है। सरकार कहती है कि 72 घंटे में उनको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 साल से लगातार आजकल हो रही है। तो आप ये बताइए कि तालाबंदी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? पैसे मांगते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर सर्विस के किसानों ने मंडी समिति में तालाबंदी की। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर लगाकर किसानों ने मंडी समिति के गेट पर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने मंडी समिति पर किसानों के भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि मंडी समिति किसानों का भुगतान नियमित रूप से नहीं करती है, जिसके कारण विवश होकर किसानों को मंडी समिति आना पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि 3 साल तक किसानों का भुगतान नहीं किया जाता। पैसे मांगने पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर जो है किसान अपनी उपज सब्जी मंडी में लेकर आता है, चाहे फल है, सब्जी है या अन्न है, और उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट की भी एक लिमिट होती है। सरकार कहती है कि 72 घंटे में उनको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 साल से लगातार आजकल हो रही है। तो आप ये बताइए कि तालाबंदी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? पैसे मांगते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमें धक्का दे करके जो है बाहर निकाल दिया जाता है कि भागो यहाँ से, कोई पैसा नहीं है, तुम पे लिया जाए तो ले लो। देखिए, किसान की जैसी नीलामी होती है लगभग 24 घंटे के भीतर भुगतान हो जाता। हमारे पास ऐसा कोई मैटर, ये हमारे में खुद बता रहा हूँ कि 18 साल के कैरियर में मेरे पास पहला ऐसा मैटर है जिसमें ये आया, और वो भी चेक है 2010 के, 2016 के, 2017 के। आप उसी किसान के पास क्यों, उसी व्यापारी पे क्यों ले जा रहे? जब आपको पता है कि डिफॉल्टर है या आपका भुगतान नहीं, फिर आप उसे कैश ले रहे हैं, चेक रोके रख रखे, तो आपको आना चाहिए था ना हमारे पास। किसान की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे पास शिकायत लेकर आए कि भाई इसने मेरा नहीं दिया। अगर 2017 में हमारे पास आ जाता तो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छिवाला रेंज अंतर्गत मध्यरात्रि के समय राजाजी नेशनल पार्क से सटे हुए बुलावाला क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। घर की बाउंड्री वॉल तोड़कर सरसों और गेहूं की फसल रौंद डाली। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हाथी के हमले से वो बाल बाल बचे। हाथी को भगाने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग की गूंज का हाथी पर कोई असर नहीं हुआ। किसी तरह से उन्होंने अपने खेत से हाथी को बाहर निकाला। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में बाउंड्री वॉल और इलेक्ट्रो फेंसिंग लाइट लगाई जाए ताकि जान माल की हिफाजत हो और छोटा किसान जानवरों से होने वाले नुकसान से उबर सके। तो ये हाथियों से तो नुकसान है। ये तारबाड़ आप देख रहे हो, तोड़ रही उन्होंने, सारी तारबाड़ तोड़ दी, तारबाड़ नीचे कर दी। बाकी जो गन्ने का नुकसान है वो गन्ने का तो है ही है, और आंत तक रहेगा। रात को आप खेत में कैसे जाएं काम करने के? ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी क्षेत्र है उनमें भी हाथी लगातार घुस रहे हैं। आबादी क्षेत्रों में घरों के अंदर तक मतलब ये आ रहे हो। वन विभाग से कोई शिकायत? कुछ वन विभाग से हमने कई बार वीडियो डाली, कोई वो तो है नहीं उसका। या तो गोबर दे, बोले हाथी का गोबर दिखाओ, हाथी का गोबर पड़ा हुआ है, पिलर टूटे पड़े, इससे ज्यादा क्या हम उसको प्रमाण दे? हाथियों देने तो लगातार आ ही रहे। कभी गन्ने की फसल तैयार होगी तो गन्ना तोड़ दिया, कभी गेहूं की फसल होगी तैयार तो गेहूं तोड़ दिया। कल रात जैसा है तो सरसों का खेत भी नाश मार दिया, आपने देख लिया। गन्ना भी तोड़ रखा, फिर गेहूं भी चुग रखी। मेरे तो ऐसे लगे जैसे मौत आ गई, बिल्कुल जस्ट बगल में आके खड़ा हो गया। न मैं भाग पाया न कुछ भागा। तो ये है कि वो अपना आप ही भाग पाया। और
एक केला हाथी है, वो एक ही दांत वाला है और बहुत ही बड़ा है। जैसे मतलब जैसे जाम हाथी होते वैसे भी नहीं, बहुत ही बड़ा था। मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा। मैं वन विभाग द्वारा कोई गश्ती बढ़ाई गई हाथी को रोकने के लिए, आप ग्रामीणों द्वारा शिकायत वन विभाग से की गई इस मामले में? कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, पार्क क्षेत्र हो गया, पार्क से 1 फीट दूरी पे लच्छे वाला रेंज हो गया, वन विभाग हो गया, अब पीछे पार्क क्षेत्र हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर कहीं नुकसान हो रहा तो लच्छे वाला जाओ, लच्छे वाला कहते हैं कि फोटो खींच के भेज देना, हम कर देंगे। किसी का कुछ नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव से पहले भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में आंदोलन तेज होता जा रहा है, जो सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर उत्तराखंड में जगह जगह स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है। स्वाभिमान रैली के माध्यम से मूल निवास 1950 लागू करने और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग हो रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में निर्णय लिया गया कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। लेकिन सीएम के फैसले के बाद भी राज्य में लगातार रैलियां हो रही हैं। भूमि कानून को समझने वाले लीगल एक्सपर्ट से भी इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं और मुझे लगता है कि समय रहते बहुत शीघ्र हमको एक सशक्त भू कानून मिलेगा, जो कि हमारी भूमियों को सहेजने, संवारने, संरक्षित करने का काम करेगा। जब भूमि रहेगी तभी हम रहेंगे हमारी संस्कृति रहेगी। जोशीमठ नगर के एकमात्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान महाविद्यालय जोशीमठ के सभी छात्रों ने मिलकर जोशीमठ के मुख्य तिराहे पर नशे से संबंधी एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी छात्रों का कहना है कि नशा हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और तरह तरह की बीमारियां भी नशा करने से हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे जोशीमठ हमारे इलाके में भी नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। अभी एक अखबार न्यूज़ में आया था कि कुछ बच्चे पकड़े गए हैं जो 15 साल से भी शायद नीचे थे, वो नशा कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों कि आप नशे को कम करो, आप लोग करते हैं, मतलब कुछ लोग करते हैं, उनको देख कर सारा समाज मतलब उसकी लाइफ में आ रहा है। हमारा जोशीमठ मार्केट में रैली निकली हुई है इस चीज़ की, और हमारा मतलब नशा मुक्ति अभियान पे जो ये रैली निकली हुई है, इसमें मतलब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशे को छोड़ दो, और नारेबाजी स्लोगन जो भी हो रहे हैं यहाँ पे, और हमारा ये नुक्कड़ नाटक चल रहा है यहाँ पे। इसके माध्यम से हम लोगों को नाटक करके बता रहे हैं कि नशे को छोड़ दो, कि इससे हमें क्या क्या मतलब हम किस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। सर, आज के दिन में हमारा ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम मतलब कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ताकि वो नशा ना करें, कि किस तरह बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान इत्यादि खाने से लोगों को कैंसर इत्यादि जैसी बीमारी हो सकती है और इसके कितने दुर्दशाएं हैं। खबर जिला उधम सिंह नगर के विकासखंड खटीमा से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बाल विकास अधिकारी विकासखंड खटीमा को ज्ञापन सौंपा। इन सब की मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए और साथ ही उन्हें उत्तराखंड राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। वहीं मिनी कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार रखेंगे। हम लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं। अब हम लोग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक काम पर नहीं लौटेंगे और अपनी मांगों को लेकर इसी तरह धरने पर बैठेंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है अपनी सरकार से कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कि हमारी मानदेय वृद्धि की जाए, 18,000 हमें दिया जाए, जो कि हम बहुत लंबे समय से सरकार से कह रहे हैं। हमें मतलब पीजीएस सरकारी कर्मचारी घोषित की थी, लेकिन सरकार हमारी बातों पे अमल नहीं कर रही है, इसलिए हमें अब उसमें बैठना पड़ रहा है स्ट्राइक में, क्योंकि हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर। हमारा मानदेय सिर्फ 9,300 रुपये है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे, निश्चित काल तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है, जिसमें कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे ने दावेदारी ठोकी है, तो वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
वहीं हीरा सिंह बिष्ट, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में पार्टी के सामने असमंजस के हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों ही बड़े चेहरे हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इनको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस में अंतर कलह देखने को मिलेगी। अंतर्कलह है जैसा कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा की दावेदारी हो रही है तो निश्चित तौर पर नेता दावेदारी करेंगे और एक एक सीट पर जो है दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी गुटबाजी जैसा सवाल नहीं है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, अपनी जो मोहर लगाएगा, तो सबके सब जो है उसके लिए काम करेंगे। सबके सब कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हुए नेता हैं और निश्चित तौर पर ये विचारधारा की लड़ाई है। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की अवहेलना हो रही है, तो ये लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। ये गरीब, मजदूर, किसान, मातृशक्ति की भी लड़ाई है। नगर निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा करने का 60 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। फरवरी के पहले सप्ताह का 43 करोड़ रुपए का आवासीय और व्यावसायिक टैक्स नगर निगम वसूल चुका है। इसके अलावा जो भी 5 लाख से ऊपर के बकायादार हैं, उनको नगर निगम ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नगर निगम में वर्तमान में करीब 1,12,000 हाउस टैक्स दाता हैं। इनमें से करीब 90,000 आवासीय जबकि 22,000 व्यावसायिक टैक्स देते हैं। पहले नगर निगम मुश्किल से 25 से 30 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल पाता था। पिछले साल से यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। पिछले साल नगर निगम की ओर से 50 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 52 करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूला गया था। वर्तमान में भी 6 फरवरी तक नगर निगम में 43 करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूला है। देखिए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा इस समय तक का कलेक्शन था, वो लगभग 37 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी नगर निगम को। और इस साल जो अभी तक हमारा है वसूली, वो 43 करोड़ के रूप में जो है हमें भवन कर की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि गत वर्ष से अधिक है। और इस वर्ष का जो टारगेट है नगर निगम की ओर से जो रखा गया है भवन कर के रूप में प्राप्ति का, वो 60 करोड़ रुपए वसूली का रखा गया है, जिसमें से 43 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। और जो अब लगभग 1.5 माह का जो समय बचा है, इसमें हमारे वसूली के प्रयास हम लोग जो है तेज करने जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार और अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा के सानिध्य में मिनी मैराथन रैली का आयोजन किया गया, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ से शुरू होकर केमू बस स्टेशन तक रैली का आयोजन किया गया। इसमें 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने इस बार पिथौरागढ़ में 100% मतदान करने का शपथ लिया। मतदाता जागरूकता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए जनपद के अन्य लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। जिला स्वीप नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।